चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। स्कूल प्रबंधन के 7वें पेपर का ये सेकंड पार्ट है। 1 से लेके 40 तक के प्रश्नों को हमने पहले कवर कर लिया है। अब 41 से लेके 75 प्रश्नों तक का जो है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है आजकल आरपीएससी बनाता है और किस प्रकार जो है आपको उनको हल करना है। तो आज का जो 41वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? सर्व शिक्षा अभियान तल प्रधान या बॉटम अप उपागम का उपयोग इसलिए करता है। सामान्य सा प्रश्न है साथियों। तो इसमें क्योंकि ये नियोजन टीम की समस्याओं से अवगत कराता है, यद्यपि समाधान में सहायता नहीं करता, यही आपका जो है वो इसमें सही आंसर हो जाएगा। हाँ, इसमें आपको थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं कि यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी जो भी सभी जो सोशल नेटवर्क साइट्स हैं उनके लिंक मिल जाएंगे, वहां जाके आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, ये जो टेस्ट सीरीज है वो अंग्रेजी साहित्य के साथ आपका हिस्ट्री ऑप्शनल भी आपको मिल जाएगा। साथ में जीके पेपर के 25 पेपर हैं और आपका स्कूल मैनेजमेंट जो है उसके आपके अलग से 10 पेपर हैं, जिसमें आपको संपूर्ण जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं उनको सारों को कवर किया गया है। 42वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किन सेवारत अध्यापकों को उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान प्रशिक्षण प्रदान करता है? देखिए, ये जो IASE है वो केवल शाला व्याख्याता और जो द्वितीय श्रेणी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो भी टीचर्स होते हैं उनको ट्रेन करता है। इस हिसाब से व्याख्याता, ये जो विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? शिक्षा प्रबंधन अध्यापकों व अपने विद्यार्थियों को इस योग्य बना सके कि वे देश के उपयोगी नागरिक बन सकें, ये आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था? देखिए, शिक्षा का अधिकार 2009 लागू करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि इसके द्वारा बालकों को जो ये मूल अधिकार दिया गया है, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन दिया है, उसकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना उपलब्ध हो सके। इस वजह से जो है वो इस 2009 के एक्ट को लागू किया गया है। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन जो है वो आपका सही विकल्प हो जाएगा। 45वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिससे सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है तथा जो सभी स्तरों की नींव का पत्थर होता है? तो ये जो शाला स्तर है वो आपका इसमें विकल्प सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न है। निम्न युग्मों में से कौन सा एक मेल नहीं खाता? तो देखिए, ई गवर्नेंस, भागीदारी, परिणाम और निर्णयन, ये तो आपके यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण इनके फैक्ट हैं, लेकिन प्रक्रिया इसमें शामिल नहीं है। तो 2 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसकी व्याख्या है वो आपकी PDF में मिली जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम स्रोत की दृष्टि से सही है? तो सबसे पहले तो देखिए आपका जो है ICT की कॉन्सेप्ट आया था। ICT, इनका क्रम लगाना है, पहले कौन आया फिर बाद में कौन आया, ठीक है। इसके बाद में ई गवर्नमेंट आया था, ई गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद में ई गवर्नेंस आया और लास्ट में ई मित्र आया। इसका मतलब तो ये है कि सबसे पहले आपके 2 नंबर होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए, फिर 4 होना चाहिए और फिर 1 होना चाहिए। तो
तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 ये विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक का उद्देश्य विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के सार्वभौमिकरण तथा गुणवत्ता सुधार का है। तो ये जो रमसा कार्यक्रम है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, वही इसका आपका आंसर हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस भेद को कम करने हेतु अलग से लड़के और लड़कियां, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। तो लिंग और सामाजिक भेद को कम करने के लिए सरकार अपने स्तर पे, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पे विशेष प्रबंध कर रही है, विशेष व्यवस्थाएं कर रही हैं। तो लिंग और सामाजिक भेद को कम करना जो है वो इसका उद्देश्य है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्तर हेतु राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड विद्यालयी पुस्तकों के उन्नयन हेतु अनुसंधान का कार्य करता है। तो ये आपका जो कक्षा 1 से लेके 8 तक की जो कक्षाएं हैं उनके मुद्रण वितरण के साथ आपका अनुसंधान का कार्य भी करता है। लेकिन यदि मुद्रण और वितरण का कार्य करे तो वो 1 से लेके 12 तक आ जाएगा, लेकिन अनुसंधान केवल 1 से 8 तक का करता है। इसलिए 2 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर इस प्रश्न का होगा। निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए, एजुसेट मुख्य रूप से विद्यालय, महाविद्यालय तथा उच्च स्तर की शिक्षा को संबद्धता प्रदान करने हेतु है, बिल्कुल सही है। एजुसेट का कार्य अनौपचारिक शिक्षा तथा विकासात्मक संप्रेषण को सहायता प्रदान करना है, ये भी सही है। एजुसेट भारतीय उपग्रह है जो विधिक रूप से शिक्षा की सेवा हेतु है, तो ये भी सही है। लेकिन एजुसेट मुख्य रूप से शहरी नहीं, यहाँ पे जो भी 50 किलोमीटर के अंतर्गत जो भी क्राइटेरिया है, शहर और ग्रामीण सभी क्षेत्रों में समान रूप से बिना किसी भी भेद के एजुसेट अपने शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण करता है। इसलिए 4 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ई गवर्नेंस का उपयोग मॉनिटरिंग की सुविधा में सुधार लाएगा, बिल्कुल सही है। उनके कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करेगा, ये भी सही है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा, जीवन की गुणवत्ता का इससे ई गवर्नेंस से संबंध नहीं है। और सामाजिक आर्थिक भेद भी समाप्त करने का ये जरिया नहीं है। इसलिए विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और जनता के हित को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना, ये भी आपका सही है। 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ई मित्र ग्रामीण क्षेत्र केंद्रित परियोजना नहीं है, ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कार्यरत है। निम्न उपग्रहों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा छोड़ने के पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। तो आपको सबको पता है कि सबसे पहले तो कल्पना को प्रेषित किया गया था, सबसे पहले कल्पना, फिर आपका इनसैट 1A को प्रेषित किया गया था। इसके बाद में आपका एजुसेट को प्रेषित किया गया था और फिर जीसैट 2 को प्रेषित किया गया था। तो सबसे पहले कल्पना आ गया, फिर इनसैट 1 ये 1 आ गया, फिर आपका 3 आ गया और फिर आपका 4 आ गया। तो इसका मतलब 2 1 3 4 वाला विकल्प, 2 1 3 4 वाला विकल्प ये है। तो 4 नंबर का आंसर आपका इसका हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी तारीखें हैं। 55वां प्रश्न है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा अध्यापकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? देखिए, यहाँ पे अध्यापन या शिक्षण प्रतियोगिता जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कौन कौन सी जो प्रतियोगिता आयोजित करवाता है वो यहाँ पे आपको व्याख्या में दिया हुआ है कि पत्र वाचन प्रतियोगिता, अध्यापन प्रतियोगिता और लेख प्रतियोगिता, ये प्रतियोगिताएं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड टीचर्स के लिए करवाता है।
विद्यालय की समय विभाग चक्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत न्यूनतम महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे विषयों की सापेक्षित महत्व और कठिनाई तो का जो सिद्धांत है उसको यूज होना ही चाहिए। मनोवैज्ञानिक आवश्यकता का भी ध्यान रखना पड़ेगा और विषय की कठिनता, विषय की प्रकृति का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विविधता और नवीनता, अर्थात एक ही साथ विभिन्न प्रकार के एक ही विषय को बार बार लगातार बहुत लंबे समय तक पढ़ाया जाना उचित नहीं है। तो ये यांत्रिकता और दृढ़ता जो है वो इस सिद्धांत का यूज नहीं किया जा सकता है। यांत्रिकता का मतलब है इसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता, छात्र हित में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वो दृढ़ता का मतलब यही है। तो जैसा चलता आ रहा है वैसे के वैसे ही करो, चाहे उसमें बच्चों को लाभ हो या नहीं हो। इस प्रकार की जो व्याख्या है वो यांत्रिकता या दृढ़ता वाले सिद्धांत में किया जाता है। तो ये जो सिद्धांत है वो यहाँ पे न्यूनतम महत्वपूर्ण है। तो 2 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, आरटी के मूल रूप से जन्मदाता गोपाल कृष्ण गोखले थे, बिल्कुल सही है। आरटी के तहत संविधान में संशोधन किया गया और संशोधन के तहत अनुच्छेद 45, 51A और 21A में सुधार किया गया या फिर संशोधन किया गया, बिल्कुल सही है। आरटी में 7 अध्याय और 38 धाराएं, ये भी सही हैं। आरटीई 1 अप्रैल 2009 को नहीं 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। तो ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा और 4 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में आरटीई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत चयन करना है। देखिए, कक्षाएं 1 से 5 तक की जो विद्यालय हैं वो 1 किलोमीटर पे स्थापित होने चाहिए और 6 से 8 वाले जो हैं वो आपके 2 किलोमीटर पे होना चाहिए। वो भी आपको ध्यान रखना है कि आपके जो 9th 10th अर्थात सेकेंडरी स्कूल जो हैं वो 5 किलोमीटर के अंतर्गत होना चाहिए, 5 किलोमीटर से पहले और 11-12 अर्थात सीनियर सेकेंडरी स्कूल 6 से 7 किलोमीटर के बीच ये उपस्थिति होनी चाहिए। छात्र शिक्षक अनुपात 1 से 5 तक 40:1 है और 6 से 8 तक 35:1 है, बिल्कुल सही है। कार्य दिवस में 1 से 5 तक का 200, 800 घंटे, अभी मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में। और 6 से 8 में 220 तो आपके कार्य दिवस हैं और 1000 घंटे हैं, तो ये भी सही है। शिक्षक के घंटे सप्ताह में 55 घंटे, यहाँ पे गलत है क्योंकि 45 घंटे जिसमें तैयारी के जो समय है वो भी शामिल है, वो यहाँ पे होना चाहिए। तो 4 नंबर का विकल्प आपका गलत है, बाकी सारे सही हैं। आरटी में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? देखिए, आरटी में 2 बार संशोधन हो चुका है, ये प्रश्न में ही आपके दिया हुआ है। 2 बार संशोधन है, एक 2012 में किया गया था, एक 2017 में किया गया था। राजस्थान में आरटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? धारा 4 जो है वो आयु-अनुसार प्रवेश की व्याख्या करती है, बिल्कुल सही है। धारा 4 ये बताती है कि कोई बच्चा 11 साल का है और वो आपको प्रथम बार प्रवेश करने के लिए आता है तो आपको उसको 6वीं कक्षा में प्रवेश देना पड़ेगा। कोई बच्चा 10 साल का है तो उसको 5वीं कक्षा में सीधा प्रवेश देना पड़ेगा और उसकी विशेष शिक्षण व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। कोई बच्चा 9 साल का है 4थी में, कोई 8 का है तीसरी में, कोई 7 का है दूसरी में, आपको सीधा एडमिशन उसको देना पड़ेगा। धारा 5 ये कहती है कि कोई भी संस्था प्रधान किसी भी बच्चे की सुविधा अनुसार वो जहां चाहे वहां पे अध्ययन कर सकता है, वो टीसी के लिए मना नहीं कर सकता, तो ये भी सही है। धारा 7 विद्यालयों के वित्त प्रबंध का उल्लेख करती है कि यदि कोई बच्चा किसी प्राइवेट संस्था में अध्ययन करना चाहता है और अपने आरटी एक्ट 2009 का उपभोग करना चाहता है तो उसकी जो 25% सीटों पे जो फीस का पुनर्भुगतान है, पुनर्भरण है, वो राज्य सरकार करेगी। तो वित्त प्रबंध कहाँ से होगा? वो धारा 7 जो धारा 11 वित्त प्रबंध की व्यवस्था करती है। धारा जो 11 है उसमें आपका सरकार के बारे में, सरकार के कर्तव्यों के बारे में उल्लेख नहीं है। उसमें आंगनबाड़ी के जो आंगनबाड़ी के प्रावधानों के बारे में इसमें बताया गया है। धारा 8 में जो है वो सरकार के कर्तव्य हैं, धारा 8 में सरकार के कर्तव्य हैं और धारा 11 में आपके जो आंगनबाड़ी या बालबाड़ी है, आंगनबाड़ी या बालबाड़ी की किस प्रकार व्यवस्था होगी
वो यहाँ पे आपके धारा 11 में बताया गया है। तो सरकार के कर्तव्य आपके धारा 8 में है और धारा 11 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में बताया गया है। 61वां प्रश्न है, राजस्थान में आरटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो धारा 10 जो है वो माता पिता के कर्तव्यों का उल्लेख करती है, बिल्कुल सही है। धारा 12 ये कहती है कि प्रत्येक प्राइवेट जो शैक्षिक संस्था है उसमें 25% सीटों पे निःशुल्क प्रवेश देना पड़ेगा और वो निःशुल्क प्रवेश की जो फीस की पुनर्भरण है वो राज्य सरकार करेगी। धारा 13 ये कहती है कि किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता, उसके लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं आयोजित की जाएगी और नहीं उससे कोई फीस ली जाएगी। तो धारा 13 भी आपका सही है, धारा 12 भी सही है, लेकिन धारा 14 जो है वो सही विकल्प नहीं है। ये आपका 4 नंबर का विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि धारा 14 जो है वो तो धारा 14 ये बताती है कि किसी भी बिना प्रमाण के, कोई आयु का प्रमाण नहीं है तो भी उसको किसी भी विद्यालय में प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता। और धारा 15 ये कहती है कि कोई भी बालक वर्ष पर्यंत कभी भी, जब भी चाहे, जिस समय उसका मूड हो उसी समय प्रवेश यदि लेना चाहे तो संस्था प्रधान, संस्था की जो व्यवस्थापिका है, जो आपकी कार्य प्रणाली है, जो अधिकृत अधिकारी हैं, वो उसको प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते। धारा 15 के अनुसार कोई भी बालक जो 1 से 8वीं कक्षा में अध्ययन हेतु आता है तो उसको सत्र पर्यंत उसको प्रवेश देना जरूरी है। राजस्थान आरटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, धारा 16 विद्यार्थियों को फेल नहीं किया जा सकता। कक्षा 1 से लेके 8 तक के किसी भी विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अवरोधक के रूप में उसको फेल नहीं किया जा सकता। ये उसका अधिकार है कि वो प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करे। धारा 17 ये कहती है कि कोई भी अध्यापक किसी भी बालक को शारीरिक रूप से दंडित नहीं किया जा सकता, शारीरिक के मानसिक रूप से प्रताड़ना नहीं दिया जा सकता। तो धारा 17 भी आपका सही है। धारा 18 जो है वो ये कहती है कि धारा 18 स्कूल की मान्यता के बिना यदि कोई भी संस्था चलाता है और मान्यता के बिना चलाता है तो उसको आर्थिक दंड के रूप में 1 लाख रुपए का उसको जुर्माना देना पड़ेगा। तो धारा 18 के साथ जो युग्म है वो भी सही है। धारा 14 एसएमसी का गठन, तो धारा 14 में एसएमसी का गठन नहीं है। धारा 21 शायद ऐसी है जिसमें आपकी एसएमसी के गठन के उल्लेख है। तो 4 नंबर का आपका विकल्प हो जाएगा। देखिए, एसएमसी का जो गठन है वो धारा 21 में होता है और धारा 14 तो वही बात है कि अभी 70 पर्यंत कभी भी बच्चा प्रवेश चाहे तो ले सकता है। तो प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रारंभ निम्नलिखित में से कौन से संस्कार से होता है? सामान्य सा प्रश्न है। उपनयन संस्कार हुआ करता था। उपनयन संस्कार में जनेऊ जो है बालक धारण करता था, सिर मुंडित करवाता था और जो आपके आश्रम है वहां पे विद्या अर्जन के लिए जाया करता था। 64वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में शिक्षा तथा शिक्षण व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तक्षशिला भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था जिसके अध्यापन की मूल भाषा संस्कृत, बिल्कुल सही है। संस्थापक राजा भरत था, बिल्कुल सही है। नालंदा वर्तमान में झारखंड में नहीं है, यह आपका विकल्प गलत हो जाएगा। झारखंड में नहीं है, नालंदा बिहार में है और इसकी स्थापना चंद्रगुप्त ने नहीं की थी और यहाँ की मूल भाषा पाली थी, ये तो सही है। विक्रमशिला बिहार में है, धर्मपाल ने की थी। अध्यापन की मूल भाषा पाली है, ये भी सही है। वल्लभी वर्तमान गुजरात में है। भट्टारक ने स्थापना की थी। स्तरमिति और गुणमिति यहाँ के आचार्य थे। तो ये तो तीनों सही है, दूसरा विकल्प आपका गलत होगा। नालंदा वर्तमान बिहार में स्थित है। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने नहीं, कुमार गुप्त प्रथम ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। कुमार गुप्त जो है उसने इसकी स्थापना की थी। 65वां प्रश्न है, भारत में शिक्षा तथा शिक्षण व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बुद्ध काल में शिक्षा मठ बिहारों में दी जाती थी। बुद्ध काल में शिक्षा बिहारों में दी जाती थी, बिल्कुल सही है। मकतब मुस्लिम प्रारंभिक शिक्षा हेतु केंद्र थे, ये भी सही है। शिक्षा का अधोगामी सिद्धांत लॉर्ड ओकलैंड ने दिया था, ये भी सही है। गुणमती और स्तरमती विक्रमशिला
महाविद्यालय के नहीं थे भाई, ये आपके गुजरात का वल्लभी महाविद्यालय है। भट्टारक ने इसकी स्थापना की थी। स्थिरमती और गुणमती वहां के आचार्य थे। तो 4 नंबर का विकल्प आपका गलत हो जाएगा। SIERT का प्रशिक्षण विस्तार विभाग कार्य करता है। तो SIERT का ये जो है सेवारत शिक्षकों का के लिए भी कार्य करता है, पाठ्यचर्या विकास का भी कार्य करता है, सेवा पूर्व अध्यापकों का कार्य नहीं करता, प्रसार शिक्षा के लिए नहीं करता, और अनुदेशनात्मक सामग्री और पाठ्य पुस्तकों के लिए भी करता है। तो 1, 2 और 5 ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। 1, 2, 5 इसका मतलब 1 नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा। 67वां प्रश्न है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाग कार्य रूप में नहीं है। तो ये आपकी जो है उसमें शैक्षिक प्रौद्योगिकी अर्थात ET भी है, सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा भी है, योजना एवं प्रबंधन भी है, लेकिन स्त्री शिक्षा का कोई उल्लेख नहीं है क्योंकि इसमें 7 विभाग हैं और 7 विभाग आपकी स्क्रीन पे हैं। सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा है, कार्यानुभव है, योजना एवं प्रबंधन है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी ET है, सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय अंतःक्रिया नवाचार समन्वय है, और 2 जो शेष हैं वो जिला संसाधन और पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग है। इसलिए स्त्री शिक्षा का यहाँ पे कोई संदर्भ नहीं है। 68वां प्रश्न, राजस्थान राज्य खुला विद्यालय किस अधिनियम या किस एक्ट के अंतर्गत स्थापित हुआ था। तो राजस्थान संस्था पंजीयन अधिनियम 1958 के तहत राजस्थान राज्य खुला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की गई थी। विकल्प नंबर 2 आपका सही होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि 21 मार्च 2005 को इसको स्वायत्त शासी संस्थान के रूप में जयपुर में एकलव्य भवन में इसको स्थापित किया गया था। यदि कोई बच्चा ओपन बोर्ड से 10वीं कक्षा पास करना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु 14 वर्ष, और 12वीं में यदि कोई 12वीं कक्षा यदि कोई बच्चा पास करना चाहता है तो न्यूनतम आयु उसके 15 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही ऊपर की आयु में अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। कोई भी बालक कभी भी चाहे जब चाहे वहां पे प्रवेश ले सकता है, और आपके वहां पे आपको 9 चांस मिलेंगे जिसमें आप प्रत्येक 6 महीने में एक बार परीक्षा देके अगली CD प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों के व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए, विद्यार्थियों के शैक्षिक क्षेत्र इसमें शामिल है, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत और सामाजिक गुण भी इसमें शामिल है, विद्यार्थियों की अभिरुचि और मूल्य भी इसमें शामिल है, और बुद्धिलब्धि का गुणांक इसमें शामिल नहीं है। तो 4 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा पास करने वाली विद्यार्थियों को गार्गी पुरस्कार में क्या दिया जाता है। देखिए, आपको गार्गी पुरस्कार जो है, जो भी बालिका कक्षा 10 में 75% से ऊपर के अंक प्राप्त कर लेती है उसको गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। गार्गी पुरस्कार में 3000 रुपये प्रति वर्ष 11वीं कक्षा में और 3000 आपका 12वीं कक्षा में, प्लस प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे मिलता है। तो 6000 रुपये और प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको आंसर करना है। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है। तो सहभागिता और उत्तरदायित्व जो है वो आपका प्रजातांत्रिक सिद्धांत है। एक तंत्रीय नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत भी नहीं होना चाहिए और निर्णयन भी नहीं होना चाहिए। तो 3 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर इसमें होगा। आपने क्या किया है आप खुद देखिए। राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो आपको सामान्य से प्रश्न है, यदि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल जो झलाना क्षेत्र जयपुर में स्थित है इसका प्रधान कार्यालय। तो शिक्षा मंत्री जो राजस्थान सरकार का शिक्षा मंत्री होता है वो हमेशा राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल का अध्यक्ष होता है। 73वां प्रश्न, ये इसके बारे में जो भी RSTB के बारे में जो पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में, तो वो सारा यहाँ पे आपको ये व्याख्या में दिया गया है। इसकी PDF आपको मिल ही जाएगी। सबके लिए शिक्षा के विश्व घोषणा 1990 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य व्यक्ति की आधारभूत अधिगम आवश्यकता की पूर्ति द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया है। उसकी संपूर्ण क्षमताओं का विकास करना किया गया है, उचित निर्णय लेना भी किया गया है, उसकी जैविक गुणवत्ता में सुधार लाना भी किया गया है, व्यवसाय स्थापित करने में इसकी कोई हेल्प नहीं होगी। 3 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। एक 10 वर्ष की आयु का बालक जो पूर्व में कभी स्कूल नहीं गया तो किस कक्षा में प्रवेश के योग्य है।
तो आपको ये ध्यान रखना है जितनी उम्र दे रखी हो उसमें 5 करो, वही आपकी कक्षा आ जाएगी, कक्षा 5। 5वीं कक्षा में उसको प्रवेश देना पड़ेगा, तो यहाँ तो उत्तर 6 नंबर का 4 का हो गया। लेकिन जैसे मान लो 13 साल का कोई बच्चा है, उसको किस कक्षा में प्रवेश देना पड़ेगा? 5 निकालो, 8 बचे 8वीं कक्षा में। यदि 12 साल का है 5 निकालो 7वीं कक्षा में उसको एडमिशन देना पड़ेगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्नलिखित प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए। तो 25% बच्चों को एडमिशन ये प्राइवेट संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं एडमिशन देंगे और उनके फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ये इसमें सारा बताया गया है। इसमें 25% की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के जो 12वां अनुच्छेद है उसमें क्या क्या लिखा गया है यहाँ पे आपको सारा बताया गया है। साथियों, यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसमें आपको हमारे सभी सोशल नेटवर्क साइट्स की लिंक मिल जाएंगे। हमारा ऐप जो है आरजे टेस्ट सीरीज, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहां जाके आप टेस्ट लगाइए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और जितने टेस्ट लगाएंगे आपके कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता जाएगा और परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आएगी आपके जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाएगा और परीक्षा में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।